हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 एग्जाम के 16 मार्च 2022 के तीनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है। इसी वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किया है ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2021 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा डैमन गलगुड। डैमन गलगुड दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इन्हें 2021 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि मैन बुकर पुरस्कार 2021 दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डैमन गलगुड को दिया गया। उन्होंने इनकी उपन्यास याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछ ले। द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 3 नवंबर 2021 को। डैमन को उनकी पिछली 2 पुस्तकों के लिए चुना गया था, जिसमें से उन्हें रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका में एक श्वेत परिवार के चित्रण के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों के लिए चुना गया। बता दें कि डैमन को इससे पहले 2003 और 2010 में 2 बार शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, द प्रॉमिस डैमन गलगुड की 9वीं पुस्तक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कौन से नंबर की पुस्तक है? तो 9वीं, जिसे पहले से ही स्वाट परिवार के अपने खतरनाक और धूमिल मजाकिया चित्र के लिए आलोचकों से सराहना मिल चुकी थी। सनद रहे कि बुकर पुरस्कार कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिकों की ओर से लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर साल दिया जाता है। ठीक है, अब तक यह पुरस्कार 5 भारतीय मूल के लेखकों को मिला है, जिसमें वी.एस. नायपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इंडियन में 5 लोगों को मिल चुका है। वी.एस. नायपाल, अरुंधति राय, सलमान रश्दी, किरण देसाई और अरविंद अडिगा शामिल हैं। मैन बुकर पुरस्कार के विजेताओं को 50,000 पाउंड मैन बुकर पुरस्कार के विजेताओं को 50,000 पाउंड यानी कि 43 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कीर्तिमान का विलोम शब्द क्या है। तो असफल। ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आई हूँ जिनके विलोम शब्द हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो देख लेते हैं हम। विलोम शब्द का सही जोड़ा जैसे नैसर्गिक है। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल और कृत्रिम का मतलब होता है मैनुअल, यानी कि नेचुरल नहीं हो। ठीक है, तो नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक तौर पे। जैसे प्रयत्न, प्रयत्न का अप्रयत्न, अप्रयास या अयत्न। देश, विदेश, परदेश, गति का अगति और स्थिति होता है। और भी इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी देख लीजिए। अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, उत्कर्ष का अपकर्ष, आदि का अंत, उत्थान का पतन, आग्रह का दुराग्रह, अनुज का अग्रज, आकर्षण का विकर्षण, सक्रिय का निष्क्रिय और क्षणिक का शाश्वत। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया था कि योग दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि योगा डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। योग की उत्पत्ति भारत से ही हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित किया था, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में योग के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिन को चिन्हित करने के लिए 10 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। ठीक है, तो 10 रुपये का स्मारक सिक्का किस उपलक्ष्य में जारी किया गया? तो ये योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो घर में रहते हुए परिवार के साथ योग। और थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय 2020 में योग दिवस समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसे 23 जून 2020 को लॉन्च किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसे विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और कौन से बहुत से इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिव्यांग बालकों के लिए योजना कब शुरू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सितंबर 1995 को दिव्यांग बालकों के लिए योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। पहले था लेकिन इसे हटा दिया गया है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
संपत्ति का अधिकार मूल रूप से संविधान के भाग 3 के तहत 7 मौलिक अधिकारों में से एक था, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम भाग 3 से अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 को निरस्त करके मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। कब से नहीं है? 1978 के 44वें संशोधन से। इसके बजाय अधिनियम के भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 300A डाला गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 19। ठीक, स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकार का संरक्षण है। पहला, ये 6 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दे रहता है, एक इसमें से नहीं रहता है। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार, सभा का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, निवास करने का और व्यवसाय का अधिकार। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 से निर्वाचन आयोग का संबंध है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ देख लेते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्भरता के प्रश्नों पर निर्णय। ठीक है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद में किसी भी सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में उल्लेखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेंगे और उस राय के अनुसार कार्य करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आ जाता है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये इसकी जो मतलब कि कब स्थापना हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। उद्देश्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभाओं और परिषदों के कार्यालयों के लिए चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जाता है। कब? जब वो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 से बहुमत प्राप्त कर लेंगे। चुनाव आयुक्त को हटाना मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। ये भारत के महान न्यायवादी हैं उन वर्तमान के। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल, जिसे महान न्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, वह भारत सरकार के पहले कानून अधिकारी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया। उसे संयुक्त सदन सहित संसद के दोनों सदनों की सभी कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि महान न्यायवादी वोट दे सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, मुकुल रोहतगी भारत के 14वें महान न्यायवादी थे। उनके स्थान पे ही के वेणुगोपाला ने लिया है। ठीक है, यानी कि आए हैं। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कि किनका स्थान पे आए हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल 19 जून 2014 से 18 जून 2017 तक था। किनका? मुकुल रोहतगी का। ठीक है, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता है। चलिए थोड़ा सा और एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। जो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 78 भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल पूछ लेगा कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 76 से 78। ठीक है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है। एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक संविधान ने तय नहीं किया है। उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। भारत का महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ ले कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। वर्तमान महान न्यायवादी के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो हैं भारत के 15वें महान न्यायवादी हैं। 14वें कौन है? तो अभी बताया, रोहतक करके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इमरजेंसी, आपातकाल से। ठीक है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो आपातकाल से। तो यहाँ पे देख लीजिए,
संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थिति है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल। ये अनुच्छेद 352 में। यह प्रसिद्ध रूप से राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। हालांकि संविधान इस प्रकार के आपातकाल को निरुक्त करने के लिए आपातकाल की घोषणा को नियुक्त करते हैं। सशस्त्र विद्रोह वाक्यांश को मूल वाक्यांश आंतरिक गड़बड़ी की जगह 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल 356 इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसे दो मतलब कि या तो आपातकाल अगर ऑप्शन में होगा तब तो मार्क करके आ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल। हालांकि संविधान इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का उपयोग नहीं करता है, इसलिए विकल्प 2 यानी कि जो हमारा ऑप्शन में था ठीक है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख के खतरे के कारण वित्तीय आपातकाल लगता है। इसका जो आर्टिकल है वो कौन है, 360, अनुच्छेद 360 के तहत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के मूल पाठ में। पहले तो ये आर्टिकल 1 है तो भारत राज्यों का संघ ये दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ देख लीजिए कि संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद थे, जिनमें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे भारत प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भागों और 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद हैं। ये वर्तमान की स्थिति है, ठीक है। लेकिन जब बना था तो 395, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थे, ठीक है। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ तो इसी को हम कहते हैं कि कानून, मतलब कानून कब बना, तो यही हमारा 26 जनवरी 1950 को तो लागू हो गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ बताता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा संविधान केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शक्ति प्रदान करता है, फिर भी अधिक शक्ति केंद्र के पास है। आज़ादी के बाद भारत जैसा कि अब है रियासतों के निर्णय से बना था, जिन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला किया, ठीक है। इसलिए स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है, भारत के राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून किस वर्ष बना था। अभी जस्ट बताया 26 नवंबर 1949 को भारत में कानून बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू कब हुआ तो 1950 में। कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लता मंगेशकर जी ने तमिल भाषा में कौन सा गाना गाया था, या एक क्वेश्चन था कि 1913 में कौन सा गाना गाया था, कुछ इस टाइप से था। तो अगर तमिल भाषा में होगा तो इसका आंसर हो जाएगा अरारो अरारो, ठीक है। ये तमिल भाषा का इनका गाना गाई थी, ठीक। और एक क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया था कि टिमिट का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स क्या होगा, ये था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अटल पेंशन योजना से पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिरजू जी महाराज है, ये किससे रिलेटेड है, कौन से नृत्य से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन था। तो ये लगभग क्वेश्चन थे। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 2028 का ओलंपिक किस देश में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो 2028 का जो समर ओलंपिक है, द 2028 समर ओलंपिक ऑफिशियली नोन एज द गेम ऑफ 34 ओलंपियाड, ठीक है, एंड कॉमनली नोन एज LA28 इज अ forthcoming international multi-sport, ठीक है, इवेंट दैट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम जुलाई 21 टू अगस्त 6, 2028 इन लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट। इट विल बी द फर्स्ट समर गेम टू बी हेल्ड इन द US सिंस द 1996 समर ओलंपिक इन अटलांटा जॉर्जिया एंड द फर्स्ट ओलंपिक इन US सिंस इन 2002 विंटर ओलंपिक इन सॉल्ट लेक सिटी उताह, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक भी पॉइंट है कि जो 2024 का समर ओलंपिक विल टेक प्लेस इन पेरिस फ्रांस फ्रॉम जुलाई
26 टू अगस्त 11। या देखिएगा 2024 का पूछिएगा तो होगा ये हमारा फ्रांस में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द पेरिस ओलंपिक, न्यू स्पोर्ट दैट विल बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस गेम इंक्लूड ब्रेकिंग, ऑल्सो नोन एज ब्रेक डांसिंग एंड स्पॉट क्लाइंबिंग। 2032 का कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी जो रिसेंट का हुआ था टोक्यो में हुआ था, यानी कि जापान में, ठीक है, जापान के टोक्यो शहर में 2021 का हुआ था। द 2021 समर ओलंपिक इज एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट दैट विल बी हेल्ड फ्रॉम 23 जुलाई टू 8 August 2021 in the city of Tokyo, Japan. As the name suggests, the Summer Olympics were originally intended to be held from 24 July to 9 August 2020, ठीक है, बट ड्यू टू द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडमिक टोक्यो 2020 ओलंपिक वॉज पोस्टपोन। 2020 में नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन 2021 में हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।